बच्चों, आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक बहुत मेजर टॉपिक है बच्चों, क्योंकि जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो डाटा जो है वो इंडिविजुअल फॉर्म में कलेक्ट होता है और वो एक तरीके से कहिए बच्चों कि अंकों का एक ढेर होता है जो कि निश्चित नेचुरल फॉर्म में अव्यवस्थित, अस्पष्ट और असंगठित होता है, जिसको कि एक सिंपल फॉर्म में समझना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसको जब तक आप अरेंज नहीं करेंगे, जब तक उसका एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाएंगे, यानी आवृत्ति वितरण नहीं बनाएंगे, तब तक आप जो है कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो भी डाटा कलेक्ट हुआ उनका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना ज़रूरी होता है, तभी आप एक स्टैटिस्टिकल सीरीज़ बना सकते हैं। और विदाउट स्टैटिस्टिकल सीरीज़ आप कोई भी प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर सकते, रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपको रिजल्ट पर पहुंचना है तो डाटा को एक समराइज फॉर्म में, सिस्टमेटिक और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना ही होगा। बच्चों, इसका कुछ थ्योरी है वो आप नोट कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिकल डाटा collection is just a mass of figures which is naturally unwidely, unorganized and unsystematic data. Easily understandable, it become necessary that they should be in systematic and logical basis. आपको डाटा को ईजी समझने के लिए बनाना ये ज़रूरी होना चाहिए कि उस डाटा को समझना और समझने के लिए उसको और लॉजिकली उसको वेरीफाई करने के लिए एक सिस्टम में उसको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। दिस सिस्टमेटाइजेशन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अब आपको बताऊँ। Frequency distribution may be defined as the process of arranging the available data in various groups or classes in accordance with their resemblance and similarities, and keeping in view some common features and objective of study. समंकों का संकलन व्यक्तिगत अवलोकनों के रूप में किया जाता है। इस रूप में समंक असंगठित होते हैं, उन्हें देखकर उनके विवरणों और विशेषताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है, इसीलिए इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जिससे कि निश्चित मूल्यों और वर्गांतरों के आधार पर आवृत्ति या बारंबारता दिखाई जा सके। इस व्यवस्था को आवृत्ति बंटन या आवृत्ति वितरण कहा जाता है। बच्चों, ये आप समझिए। इन सिंपल वर्ड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज frequency distribution is a table in which on the one side variable are given and on the other side numbers of items related to each variables are recorded, which are called frequencies. बच्चों, आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि आप जब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो एक डाटा आपको खूब ढेर सारे फॉर्म में दिया रहता है, आप उसको अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट जो उसका है, उस अरेंजमेंट के मान लीजिए कि एक डाटा कई बार रिपीट हुआ है, मान लीजिए फाइव टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आप फाइव टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 बार अलग अलग 5 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसकी फ्रिक्वेंसी लिखिएगा तो 5 लिखिएगा। मान लीजिए कि 3 टाइम्स लिखा है आया है, तो आपका जो फ्रिक्वेंसी होगा वो
टू का फ्रिक्वेंसी 3 होगा, यानी कि 2 2 2 3 बार है तो फ्रिक्वेंसी आपकी 3 बार होगी, फ्रिक्वेंसी आपकी 3 आएगी। According to Maris-Hamburg, a frequency distribution or frequency table is simple a table in which the data grouped into classes and the number of cases which fall in each class are recorded. The numbers in each class are referred टू एज फ्रिक्वेंसीज। ये आपका डेफिनेशन जो है मैरिस हमवर्क ने लिखा कि एक आवृत्ति वितरण या आवृत्ति तालिका मात्र एक तालिका है जिसमें समंकों को वर्गों के रूप में समूहबद्ध किया जाता है और प्रत्येक वर्ग में आने वाली इकाइयों की संख्या को अंकित कर लिया जाता है जो उन वर्गों की आवृत्तियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक और डेफिनेशन है मूरे एंड स्पीगल। मूरे कहिए या मरे कहिए, इनको आपकी बुक में देखिएगा हिंदी वाले बच्चों, हिंदी वाली बुक में लिखा हुआ होगा आपके, आप हो सकता है बुक परचेज कर लिए हों, आप किसी भी बुक में देखिएगा ये डेफिनेशन मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू मरे आर स्पीगल, बच्चों सुनिए, अ टैबुलर according Murray R. Spiegel, a tabular arrangement of data by class together with the corresponding class frequencies is called a frequency distribution or frequency table. मरे ने लिखा कि समंकों का सारणीकृत व्यवस्था जिसमें वर्ग तथा संबंधित वर्ग आवृत्तियाँ साथ साथ दिखाई जाती हैं को हम आवृत्ति वितरण या आवृत्ति तालिका कहते हैं। बच्चों इसके एलिमेंट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये 2 टाइप्स होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एलिमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कहने का मतलब कि जो आवृत्ति वितरण के तत्व हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है वेरिएबल्स, चर, और दूसरा है फ्रिक्वेंसी। चर जो होता है जिन्हें आप प्रत्यक्ष रूप से संख्या से मापा जा सकता है उन्हें, और जो मात्रा अथवा आकार में घटता बढ़ता रहता है, जैसे विद्यार्थियों के प्राप्तांक, व्यक्तियों की आयु, कर्मचारियों का वेतन, ये सब चर हुए, विभिन्न चर हुए और इनको इकाइयों में नापा जा सकता है। और जिसका कि यदि कोई चर ऐसा है जिसका मूल्य स्थिर रहता है तो इसे स्थिरांक या कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों इसको भी हम आपको बता दें, वेरिएबल variate refers to such facts which can be measured directly in quantitative terms and which varies in amount or magnitude, such as marks of a student, age of persons, salary of employees, etc. It is also important that different variables are measured in different units wise: height in centimeter, age in year, income in rupees, etc. On the category, if there is a fact, the value of which remains fixed, it is called constant. क्लियर है बच्चों आपको जैसे पहले बताया कि जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से संख्या में माप सकते हैं, जिनका मेजरमेंट हम संख्याओं में कर सकते हैं, और मात्रा अथवा आकार में वो घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे विद्यार्थियों के मार्क्स, व्यक्तियों की आयु, कर्मचारियों का वेतन, ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण विभिन्न चर को विभिन्न इकाइयों में मापा जा सकता है। जैसे आपको बताऊं, व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, व्यक्ति की आयु
वो वर्षों में नाप सकते हैं, व्यक्ति का इनकम रुपयों में नाप सकते हैं। तो यदि ये सारे जो हैं जिनका कि हम एक यूनिट से मेज़रमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, चर बोलते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यदि कोई चर ऐसा है जिसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग उसको स्थिरांक बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, स्थिर रहता है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपको दिए हुए हैं कि उसमें कौन सा कांस्टेंट है। बच्चों देखिए, जो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैंने लिख रखा है, उसमें पहला ही है नंबर ऑफ डे इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी माह में दिनों की संख्या, ये कांस्टेंट वेरिएबल है। ये यहाँ का कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेरी नहीं है। निश्चित रूप से हर साल के जनवरी के महीने में दिनों की संख्या जो है वो कांस्टेंट होगी। वेरी क्या करता है, वेरिएबल क्या है, जो वेरी करता हो, जो घटता बढ़ता रहता है वो वेरिएबल हुआ, और जो स्थिर रहता है वो कांस्टेंट हुआ। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में प्राप्तांक, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, जो मार्क्स होंगे किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, मैक्सिमम मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में सांख्यिकी विषयों में पूर्णांक, तो एक विषय में सांख्यिकी विषय ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम अगर कोई संख्या पाएगा तो 100 से ज़्यादा नहीं पा सकता है, तो जो 100 मैक्सिमम मार्क्स है तो ये कांस्टेंट हुआ। फिर है एज एट विच एन इंडिविजुअल इज फर्स्ट एलिजिबल टू वोट। वोट डालने की जो संख्या है, वोट डालने का जो एज है वो एज एट विच एन इंडिविजुअल इन फर्स्ट एलिजिबल टू वोट, ये जो एज है ये भी पहले से फिक्स होती है, तो जो फिक्स है ये भी कांस्टेंट हुआ। और नेक्स्ट है टाइम इन कंप्लीटिंग एन असाइनमेंट। एक काम को पूरा करने में लगा वाला समय ये वेरी करता रहता है, कभी कुछ लोग कुछ समय ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग उसी काम को पूरा करने में कम समय में भी पूरा कर देते हैं। बच्चों इसको भी मैंने इसके आंसर को भी लिखा। मान लीजिए आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे थ्योरी के फॉर्म में कि इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखिएगा। पहला है जो मैंने पहला था कि द नंबर ऑफ डेज इन फिक्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये कांस्टेंट होगा। फिर दूसरा था कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्क्स इन डिफरेंट स्टूडेंट्स, वेरी करता रहेगा, ये वेरिएबल होगा। फिर कांस्टेंट द एज ऑफ वोटिंग इज प्री डिसाइडेड एंड कॉमन टू ऑल वोटर्स, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट जो था द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ कॉमन टू ऑल स्टूडेंट्स इन अ पेपर अ पर्टिकुलर्स एग्जामिनेशन, कांस्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट है वेरिएबल्स, सिंस वन पर्सन कैन कंप्लीट द सेम असाइनमेंट in different time, a different person may be complete the same works in different duration of time period, ये वेरिएबल होगा। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। There are 2 types of variables, discrete variables and continuous variable. What do you mean by discrete variables? मीनिंग आता है कि discrete variables क्या होते हैं, खंडित चर जिन्हें कहते हैं वो discrete variable होता है। Discrete variables are those whose values are individually distinct and discontinuous. There is no range of one variable and there is a definite difference between 2 variables. For example, the members per family will always be in an integral numbers. It may be 4 to 5 but cannot 4.5. The number of shoes may be 5 or 6 but cannot 5.4. बच्चों कहने का मतलब कि डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि जिनके मूल्य निश्चित होते हैं,
तथा इसको खंडित चर जो कहते हैं वो यानी कि डिसकंटिन्यूड होते हैं। इसमें विस्तार नहीं होता और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य सुनिश्चित अंतर होता है। एक एग्जाम्पल कि एक परिवार के में की जो फैमिली मेंबर्स होंगे, एक फैमिली में जो मेंबर्स होंगे या तो वो 4 हो सकते हैं या तो 5 हो सकते हैं, 4.5 नहीं हो सकते हैं। या शूज़ जो नंबर ऑफ शूज़ हैं वो उनका जूतों की जो संख्या होती, जो जूतों पे नंबर पड़े होते हैं वो या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, बट 5.4 नहीं हो सकता है। बच्चों ये आपको डिस्क्रीट क्लियर हो रहा होगा। डिस्क्रीट की मीनिंग एक बार फिर से समझ लें कि खंडित चर वे होते हैं जिनके मूल्य निश्चित होते हैं तथा खंडित होते हैं यानी कि डिसकंटिन्यूड होते हैं, उनको टुकड़े टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है, इनमें विस्तार नहीं होता है और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य एक सुनिश्चित अंतर होता है। जैसे परिवार की जो संख्या है वो 4 या 5 हो सकती है, 4.5 नहीं हो सकती है। नंबर ऑफ शूज़ में भी 5 और 6 हो सकता है बट कैन नॉट 5.4। ठीक। सेकेंड वेरिएबल है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल इट मीन्स continuous variable are those in which there is no break in continuity and it may take any numerical value within a certain interval wise age, height or weight a person, for example 4 to 12, 12 to 20 within the range। कंटिन्यूस वेरिएबल को सतत चर कहते हैं। सतत चर वे होते हैं जिनकी कंटिन्यूटी यानी बारंबारता टूटती नहीं है। निश्चित सीमाओं के अंतर्गत उनका मूल्य भी हो सकता है, जैसे व्यक्तियों की आयु, लंबाई, वजन। एक एग्जाम्पल कि एक स्कूल में 4 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों की संख्या 4 से 12 की सीमा के मध्य वर्ष में हो सकता है। सप्ताह, दिन, किसी भी मूल्य के रूप में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि विद इन द रेंज होता है, एक रेंज क्रिएट होता है। नेक्स्ट, do it represent discrete and continuous data? Number the student are appear in examination। तो number of student appear in the examination ये क्या होगा? डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट का मतलब कि एक पर्टिकुलर निश्चित नंबर होगा अपीयरेंस का कि ये बच्चा कितने स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटीग्रल नंबर होंगे। कहने का सेंस कि 4.6, 7.9, 100.10 इस तरीके से बच्चे नहीं होंगे, या तो बच्चे 100 होंगे या तो 50 होंगे। एक इंटीग्रल नंबर होगा, उसमें पॉइंट नहीं लगा होगा, आधा 22.5 नहीं लगा होगा। फिर नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट आर रिकवर फ्रॉम कोविड-19 से सुधरने वाले पेशेंट यानी कि रोगियों की संख्या भी इंटीग्रल फॉर्म में होगी। ये भी डिस्क्रीट सीरीज होगा, ये भी डिस्क्रीट नंबर होगा, इंटीग्रल नंबर होगा। नेक्स्ट है लेंथ 1000 बॉटल्स प्रोड्यूस इन अ कंपनी पर मंथ। ये संख्या घट बढ़ सकती है। लेंथ ऑफ बॉटल्स में भी एनी साइज विथ इन सर्टेन लिमिट। तो ये कंटिन्यूअस होगा। हो सकता है कि बॉटल की संख्या 10 इंच से 12 इंच की बने, 12 इंच से 18 इंच की बने। तो ये जो है वो उसकी कंटिन्यूटी हो सकती है, उसमें कंटिन्यूटी घट बढ़ सकती है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इन किलोमीटर पर आवर्स। ये भी स्पीड, ये भी कंटिन्यूअस होगा। और नेक्स्ट है डेली वेजिटेबल शॉपकीपर इन सेल आउट 100 kg वेजिटेबल्स। ये भी कंटिन्यूअस होगा।